हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूद की स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो प्रस्तावना देखेंगे। इसके पर लगभग हम लोगों ने संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, यानी संविधान सभा का गठन, उसके बाद हम लोग अनुसूची, यानी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसी में क्या आपका एक पार्ट ये है आपका प्रस्तावना। और आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना या इसको हम बोल सकते हैं उद्देशिका। हम लोग पढ़े थे जब संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा गठन के समय हमने बताया था कि आपको 13 दिसंबर, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और द्वितीय जो संविधान सभा गठन हुआ था वो आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आपका तृतीय जो संविधान सभा गठन हुआ आपका 13 दिसंबर 1946 को, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सब दो दिन के अंतराल में हुआ था। प्रथम संविधान सभा की बैठक में क्या हुआ था, प्रथम संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी उसकी जो प्रमुख बातें थी उसमें क्या था, यानी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, यानी काफी उम्रदराज है और काफी यानी सबसे बुजुर्ग होने के कारण क्या कर लिया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और द्वितीय संविधान सभा की जो बैठक हो रही है यानी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि द्वितीय संविधान सभा की बैठक में यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कारण क्या था, कारण ये था कि आपका जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत क्या होगा, यानी आपका 9-2-11 यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, और तृतीय संविधान सभा की बैठक में आप लोगों को याद होगा कि तृतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो हम देख सकते हैं तृतीय संविधान सभा की बैठक आपका हो रही है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उस समय क्या किया जाता है, आपका उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाएगा, एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, और उस समय हम लोग देखेंगे कि इसे स्वीकार नहीं किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो आप लोगों को याद होगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक में जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो उस समय इसे अस्वीकार किया गया था, मतलब स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन हम लोग देखेंगे 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, 22 जनवरी 1947 को यानी संविधान के सदस्यों द्वारा हम देखेंगे आपका ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और इसे स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप संविधान सभा का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और यही आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था यही आपका उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आखिर इसमें लिखा क्या गया था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी वो हम देखेंगे। इसमें आपका प्रस्तावना है क्या कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लगभग आप भारत के नागरिक हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक होने के नाते क्या होना चाहिए, ये जो संविधान का जो प्रस्तावना है ये सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि आप एक एक शब्द को हम एकदम डीपली पूर्वक यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ताकि आपसे यानी किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यानी प्रस्तावना से हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से किसी प्रकार से किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये प्रस्तावना याद होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से आपको क्या याद रखना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, या बोल देगा, अब ये शब्द कहीं दे देगा आपको, पहले दे देगा लोकतंत्रात्मक, निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न। अब इसको बोलेगा क्रमबद्ध, निम्नलिखित में से कौन सा कुट जो है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखेगा जिस तरह आपका संविधान में है।
ठीक है। तो संविधान में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार है, यानी पहले आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, बाद में समाजवादी है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद लोकतंत्रात्मक है, उसके बाद आपका गणराज्य आता है। तो इसी को थोड़ा सा उलट पुलट कर आपको दे देगा और क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए देगा। तो हमको ये शब्द भी आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं आपका क्वेश्चन कहां से बन सकता है। जैसे आपका कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अब यहां से हो सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पहले क्या पढ़ रहा है, पहले सामाजिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक। ये शब्द, इसके क्रम को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, न्याय की बात हो रही है, लेकिन पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक, ये शब्द का क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है। पूछ सकता है कि इसके कूट को क्या कीजिए, सजाइए। प्रथम में ऑप्शन रहेगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये शब्द अगर याद रहेंगे, आपको ये प्रस्तावना याद रहेंगे, तो क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, चाहे वो किसी तरह से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आपका संविधान का जो प्रस्तावना है, विशेष रूप से इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहां पर जो हमने नोट किया है संविधान के स्रोत, तो आपको मालूम होगा कि संविधान के स्रोत क्या है। सबसे पहले देखिए संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत में हमको याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि भारत की जनता, अर्थात हम सभी। तो संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत है यानी भारत के लोग, यानी भारत की जनता, ये आपके संविधान के स्रोत है। हम देख रहे हैं कि संविधान सभा का जो संविधान सभा में संविधान के सदस्यों द्वारा ही क्या किया जा रहा है, संविधान की रचना की जा रही है। लेकिन संविधान के सदस्यों का मानना यह है कि संविधान का जो रचना है वो भारतीय जनता के द्वारा किया जा रहा है, इनकी रचना की जा रही है, ठीक है। मैंने संविधान सभा के जो निर्माता है, संविधान के जो निर्माता है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, उनका मानना यह है कि ये भारतीय जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य आए थे, एक तो कुछ यानी देशी रियासत जो सदस्य थे आपका, वो 93 जो सदस्य थे वो मनोनीत होकर आए थे देशी रजवाड़े की तरफ से। लेकिन जो 296 यानी 292 और प्लस 4 जो किस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे आपका, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपका दिल्ली था, उसमें कुर्ग था, बलूचिस्तान था और अजमेर बाड़मेर था। ये जो 4 क्षेत्र थे, इनसे आपके ये भी आपका 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 292 यानी ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र, यानी 296 और प्लस देखेंगे आपका 93, ये सभी सदस्य जो आपका चुन कर आए थे, सभी 93 आपका जो मनोनीत होकर आए थे और 296 जो सदस्य थे वो चुन कर आए थे। तो जितने भी संविधान सभा के सदस्य यहाँ पर चुन कर आए हैं, उनका मानना क्या है भाई कि जनता ने उनको भेजा है और वो संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है, निर्मित की जा रही है। अतः यहां पर बोला जा रहा है कि संविधान के स्रोत कौन सा है, तो संविधान का स्रोत है भारत के लोग, यानी भारत की जनता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन सा है या सुप्रीम क्या है, भारत की जनता, यानी भारत जनता, संविधान या न्यायपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। आपको याद रखना होगा कि यानी भारत में जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है, ठीक है। जनता इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान का स्रोत क्या है, जनता। संविधान को शक्ति कौन प्रदान कर रही है, जनता, क्योंकि जनता द्वारा ही क्या किया जा रहा है, संविधान का, यानी जनता द्वारा ही प्रतिनिधि को चुनकर भेजा गया है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, संविधान का निर्माण किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि भारत संविधान के स्रोत क्या है, तो संविधान के स्रोत है भारत के लोग, यानी भारत की जनता। ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्वरूप, यानी जो हमारा प्रस्तावना है। एक बात याद रखिएगा, हम देख रहे हैं कि हमारे संविधान में वर्तमान में, यानी जो मूल संविधान था उसमें हम देख रहे हैं कि आपका 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में तो हम देखेंगे 12 अनुसूचियां हैं और 465 के आसपास आपके क्या है, अनुच्छेद हैं। तो इतने बड़े संविधान हैं, तो आप इसका अध्ययन किस प्रकार कीजिएगा। अगर मान लीजिए शॉर्ट में आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना हो कि भारतीय संविधान क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, या भारतीय सरकार की विशेषता क्या है, या किस प्रकार के शासन व्यवस्था चलती है, तो हम एक बार क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है कि आप एक बार केवल क्या कर लीजिए, प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। आपकी पूरा का पूरा जो आपके भारतीय संविधान की विशेषता इसमें साफ साफ आईने की तरह दिखाई देगी।
यहां से स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही तो आपका क्या है, यानी हमारा प्रस्तावना कह रहा है, यानी संविधान की विशेषताओं को एकदम परिलक्षित कर रहा है, साफ साफ दिखा रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, सामाजिक आर्थिक और नैतिक न्याय दिया जा रहा है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जा रही है, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जा रही है, ठीक है। यहां पर याद देखिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बहुमतता को बढ़ाने के लिए इस संविधान को क्या किया जा रहा है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया जा रहा है। मतलब क्या, पूरे संविधान को आपको स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको केवल संविधान की विशेषताओं के बारे में जानना है तो अगर आप यानी केवल प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना को देख लेते हैं, तो लगभग आपकी जो भी संविधान ये मूल विशेषताएं हैं वो आपको साफ साफ परिलक्षित हो जाएंगी, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं, आपका देखेंगे यहां पर साफ साफ कह रहा है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो यहां पर यानी अगर आपसे पूछे, यहां पर साफ साफ प्रस्तावना में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949, ये भी हमको प्रस्तावना बता रहा है, ठीक है। हमारा प्रस्तावना क्या बता रहा है, हमारा प्रस्तावना बता रहा है कि हम क्या है, एक लोकतांत्रिक यानी जो हमारा देश है वो लोकतंत्र है, यहाँ पर क्या है, गणराज्य है, यह क्या है, यानी गणराज्य है। साथ में क्या कर रहा है कि हम जो है एक समाजवादी हैं, क्या है, हम किस विचारधारा को मानने वाले हैं, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ कर रहा है कि हमारा जो राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर किसी भी धर्म को हम न तो सपोर्ट करेंगे और न ही किसी का विरोध करेंगे, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारी जनता का धर्म हो सकता है, यानी जो यहाँ पे निवास लोग करते हैं, जो हमारी जनता निवास करती है उनका धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। हम क्या करेंगे, यानी किसी भी धर्म के मामले में ना तो हम किसी का सपोर्ट करेंगे और नहीं किसी का विरोध करेंगे, नहीं किसी को बढ़ावा देंगे और नहीं किसी को नीचे दिखा सकता है, और नहीं देश का कोई राष्ट्रीय धर्म है, यही बताता है हमारा पंथ निरपेक्ष। तो स्पष्ट रूप से आप केवल प्रस्तावना पढ़िएगा तो आपके पूरे का पूरा आपका जो संविधान की विशेषता है वो साफ साफ दिखाई देगा, आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए एक बार ये तो हम समझ गए, यानी संविधान के स्रोत क्या है, तो संविधान के स्रोत भारत के लोग हैं। दूसरा बात देख रहे हैं कि स्वरूप क्या है हमारा, अगर भारतीय संविधान के रूप के बारे में देखना होगा तो अब देख सकते हैं कि यानी जो रूप है ये साफ साफ कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम क्या है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि हम आंतरिक एवं बाह्य बोल सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने के लिए हम पूर्ण रूप में क्या है, स्वतंत्र हैं, हम किसी बाहरी दबाव में नहीं है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, यानी संप्रभु का अर्थ होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम आंतरिक यानी देश के आंतरिक एवं बाह्य मामलों के लिए, बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप में क्या है, यानी स्वतंत्र है, यानी किसी देश या किसी सरकार के दबाव में नहीं है। ये आपका क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। यहां पर फिर कह रहा है कि समाजवादी, दूसरा शब्द क्या है आपका, समाजवादी। तो समाजवादी क्या है, हम देखते हैं कि अगर समाजवादी विचारधारा को समझने के लिए हम थोड़ा सा यूरोप से इसको जोड़ेंगे, क्योंकि समाजवाद की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो कार्ल मार्क्स यानी आपका औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा आपका श्रमिक वर्ग। और पूंजीपति वर्ग जो थे वो श्रमिकों का काफी शोषण करते थे, उनसे अधिक से अधिक समय तक काम लिया जाता था, काम के बदले उनको उतनी वेतन नहीं दी जाती थी ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। तो वहाँ पे बहुत सारे समाजवादी विचारक उभरे और उन्होंने क्या किया, यानी श्रमिकों के कष्टों के बारे में अध्ययन किया। जैसे हम देखेंगे फ्रेडरिक एंगल्स हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, सेंट साइमंस हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, लुई वोला हो गए, ये बहुत सारे आपके क्या थे,
समाजवादी विचारधारक थे। उसमें यानी समाजवादी विचारधारकों में हम दो तरह से उसको बांट कर पढ़ सकते हैं। एक था यूटोपियन समाजवादी और दूसरा हम देखते हैं वैज्ञानिक समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी मतलब कार्ल मार्क्स के पहले वाले जितने भी समाजवादी विचारक जितने लोग आए, उसमें से आपका सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई बला और रॉबर्ट ओवन ये प्रमुख है, जिसको यूटोपियन समाजवादी के नाम से जाना जाता है। और कार्ल मार्क्स से लेकर कार्ल मार्क्स के बाद जितने भी समाजवादी विचारधारक है सबको यानी वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्ल मार्क्स प्रमुख रूप से होंगे और फ्रेडरिक एंगेल्स जो होंगे। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या, यानी मजदूरों के कष्टों के बारे में, मजदूर और किसानों के कष्ट जो पीड़ा था उस समय यानी यूरोप में, उनके बारे में लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप वहां पर देखेंगे सेंट साइमन द्वारा एक नारा भी लगाया गया था, प्रत्येक कोष के कार्य के अनुसार और प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार। मतलब जो व्यक्ति जितना कार्य कर रहा है उसको उतना वेतन मिलना चाहिए और जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही उसे काम लेना चाहिए। क्योंकि पूंजीपति वर्ग के लोग क्या कर रहे थे, यानी जो आपके श्रमिक वर्ग हैं इनका काफी शोषण कर रहे थे। तो इसी में हम देखेंगे कि जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उनका क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि संघर्ष के आधार पर यानी वहां पर क्या मिल रही है, अधिकार मिल रहा है। यानी मजदूरों को संघर्ष के आधार पर क्या मिल रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है। लेकिन भारत का जो समाजवाद है ये आपका कार्ल मार्क्स के साथ साथ गांधी जी के विचारों से ये जुड़ा हुआ है। इस कार्ल मार्क्स के साथ साथ यानी बोल सकते हैं कि भारतीय समाजवाद एक ऐसा समाजवाद है जिसमें कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचार क्या हुए हैं, मिश्रित हैं। ये आपका भारतीय समाजवाद है। समाजवाद को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में दो ही प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा हम देख सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद में क्या होता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट कंपनियों का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उसे हम कहते हैं आपका व्यक्तिगत या बोल सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवाद क्या होता है, समाजवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर यानी जितनी भी संपत्ति होती है, राष्ट्र के अंतर्गत जितनी भी संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद। तो बस आपको समाजवाद का अर्थ ये स्पष्ट समझ लेना है, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, वो आपका समाजवाद कहा जाता है। और समाजवाद में व्यक्ति के बारे में यानी लगभग अधिकतर व्यक्तियों के बारे में सोचता है, जिसमें सबको बराबर यानी जितने भी संसाधन है, देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन है सबको समान अधिकार दिया जाता है उसका दोहन करने के लिए। जो भी देश के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन है उसका दोहन का सबको समान अवसर दिया जाता है। यही आपका कहलाता है समाजवाद। हम भारत में याद रखेंगे कि भारत में जो समाजवाद है, भारतीय जो समाजवाद है वो आपका गांधी जी और मोतीलाल नेहरू के आदर्शों पर आधारित है। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष का आशय यह है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, मतलब राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारी जनता की धर्म हो सकती है, हमारी जनता जो है यानी देश के अंतर्गत जितनी भी जनता है ये अलग अलग धर्म को मान सकता है। लेकिन यानी राष्ट्र जो है, जो सरकार जो है किसी धर्म का न तो सपोर्ट करेगी और न ही किसी का विरोध करेगी, नहीं किसी धर्म का बढ़ावा, नहीं किसी एक खास धर्म को ये बढ़ावा दे सकती है और नहीं किसी का विरोध कर सकती है। बस ये आपको समझना है कि आपका पंथ निरपेक्ष मतलब हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष का आशय यही होता है आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष या इसको बोल सकते हैं हम क्या, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष से याद रखना है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ पर सबको यानी स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकती है लेकिन नकारात्मक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष से। फिर क्या है, लोकतंत्रात्मक। अब ये लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्र तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। जैसे अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें जनता ही जनता पर शासन करती है।
मतलब कैसे? हमने क्या किया, एक अपने प्रतिनिधि को चुना, हमने अपने आप पर शासन करने के लिए हमने खुद ही क्या किया, किसी शासक को चुना यानी प्रतिनिधि को चुना। तो वो क्या करता है, हम पर शासन करता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये क्या होता है, यानी इनको हम खुद चुनते हैं और वो क्या करते हैं, हम पर शासन करती है। तो वो किन के लिए काम करेंगे, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, हमारे लिए काम करते हैं। तो ये आपका होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से आपको याद रखना है, जिसमें लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता, अब्राहम लिंकन ने परिभाषा याद रखेंगे, जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका या तो ये इसमें देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जनता के द्वारा ही ये इसमें चुना जाता है प्रतिनिधि को। दूसरा आपका है गणराज्य। एक तो है आपका लोकतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुई है, इसका मतलब 15 अगस्त 1947। अगर आपसे हम कहें कि गणतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कोई भी घटना, तो इसका मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950। क्योंकि हमारा देश गणतंत्र कब बना, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। हम देखेंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लगभग आपके 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। आपको साफ साफ हम बता चुके हैं कि लगभग 394 जो अनुच्छेद है, 394 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 380, 391, 392, 393 और 394, ये जो प्रमुख जो अनुच्छेद हैं ये कब लागू हुए थे, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू हुए थे। लेकिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। तो 16 अनुच्छेद यानी आपके कब लागू हुए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और पूरा जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूपेण कब लागू होता है, तो हम देखेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और उसी समय यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी देश के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे, और राष्ट्रपति बनेंगे उस दिन से हमारा देश जो होगा वो क्या होगा, गणतंत्र शासन प्रणाली स्थापित होगी। तो गणतंत्र में याद यही रखना है, गणतंत्र का एकदम सटीक परिभाषा दे सकते हैं कि जहां पर यानी वंशानुगत शासन व्यवस्था ना हो, जहां का जो संवैधानिक यानी जो प्रमुख होता है, जो संवैधानिक प्रमुख या बोल सकता है सर्वोच्च सत्ताधारी, वो जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, उस शासन प्रणाली को गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद ये रखना है कि सत्ता जो प्रमुख होते हैं, ये संवैधानिक जो प्रमुख होंगे वो क्या होंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये वंशानुगत नहीं होता है, ये राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्येक 5 वर्षों के बाद क्या करते हैं, आपका प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। भले ये हो सकता है कि यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता उसमें भाग नहीं लेती है, लेकिन हमारे चुने गए प्रतिनिधि ही जाकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी हम क्या करते हैं, उसमें भागीदार होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह के यानी शासन व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, गणराज्य कहते हैं। जिसमें बस याद रखना है गणराज्य का अर्थ क्या होगा, यानी जहाँ का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, यानी सर्वोच्च शक्ति जिसको दी जाती है, जो सर्वोच्च पद पर अवस्थित होता है, वो आपका जनता के द्वारा चुना गया हो, वंशानुगत न होकर उस जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसे हम गणराज्य कहेंगे। गणराज्य से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, ये तो 5 बातें हो गई आपका स्वरूप की, यानी हमारे संविधान का स्वरूप क्या है। तो अगर संविधान के रूप को देखिएगा, स्वरूप को देखिएगा, तो यही है आपका संप्रभुत्व संपन्न, यानी हम आंतरिक और बाह्य मामलों को लेने के लिए क्या है, आंतरिक यानी देश के आंतरिक एवं बाह्य मामलों को लेने के लिए पूर्ण रूपेण क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ प्रकार है समाजवादी मतलब समता की बात किया जा रहा है, जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हो, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, इसके बाद पंथ निरपेक्ष, यानी देश में किसी भी, हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है,
हम ना ही किसी धर्म का सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी धर्म का विरोध करते हैं। यानी देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारी जनता का राष्ट्रीय धर्म हमारी जनता का धर्म हो सकता है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं है। यही आपका कहलाता है पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र में देखेंगे, लोकतंत्र मतलब स्पष्ट रूप से आपको याद रखना है कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहेंगे। और गणतंत्र, जहां जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, और ऐसी शासन प्रणाली को यानी गणराज्य कहा जाता है, गणतंत्र कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे न्याय की बात किया रहा है। उद्देश्य में क्या है, यानी हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य से आपको याद रखना है कि एक तो पहला कह रहा है कि न्याय, पहला बात आपको याद रखना है कि न्याय करना है। संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय करना है। अब न्याय किस स्तर पर कर सकते हैं, तो किस किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, एक आपको याद रखना है सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार से न्याय होगा, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा। यहां पर न्याय की बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर न्याय, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। सामाजिक स्तर मतलब क्या, समाज में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के लोग, यानी प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो काफी ही जो शूद्र लोग होते थे उनके साथ काफी भेदभाव होता था। यानी अगर देखी जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें जो शूद्र लोग होते थे उनके साथ समाज में यानी काफ़ी दुर्व्यवहार होता था। ऐसा माना जाता है कि पहले हिस्ट्री में पढ़ना भी है कि गले में एक घंटा लगा होता था और कमर में एक झाड़ू बांध दिया जाता था, और एक घड़ा होता था जिसमें अगर चल रहा है थूकना होगा तो उसी में थूकते थे। गले में घंटा है, आवाज़ बज रहा है, आवाज़ सुनकर भाई आप साइलेंट हो जाइए, जगह छोड़ दीजिए। चल रहा है, कमर में आपका झाड़ू लगा हुआ है, जहाँ पे पैर पड़ा वो बाहर से चल रहा है। तो ऐसी शोषणमूलक व्यवस्था थी। तो इस सबको दूर करने के लिए बोला गया है कि भाई न्याय किस प्रकार हो, सामाजिक न्याय होना चाहिए। यानी समाज में कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ एकदम एक जैसा यानी समान व्यवहार करना चाहिए, समान बर्ताव करना है। ना तो इसमें कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, सब लोग एक समान है। ठीक है, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। सामाजिक न्याय की बात की जाए, किसी के साथ यानी दुर्व्यवहार किसी को ना तो ऊंच समझना है और ना ही किसी को नीच समझना है, ना तो कोई छोटा है और ना तो कोई बड़ा है। यही आपका कहलाता है सामाजिक न्याय। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है। इसका उद्देश्य है क्या कि समाज में न्याय को बनाए रखना, यानी समानता को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा है आर्थिक न्याय। अब अर्थ के आधार पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं। तो बड़े जो जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास पैसा है, वो छोटे व्यक्तियों को यानी गरीब व्यक्तियों को हे दृष्टि देखते हैं। तो ये भी वर्जित करता है। हमारा जो संविधान है स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आर्थिक न्याय, और जहां तक हो सके यानी समाजवाद में इसका, यानी समाजवाद में यही बात कह रहा है कि समाजवाद में क्या, यानी सबके भलाई के बारे में बात की जाती है, सबके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पर अगर सबके बारे में बात की जा रही है तो सामाजिक न्याय यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है समाजवाद में। ठीक है, अर्थ के आधार पर यानी इसमें भी प्रयास ये किया जाता है कि यानी जो दूरी है, यानी अमीर और गरीबों के बीच जो दूरी है उसको क्या किया जाए, यानी जितना हो सके उतना कम किया जाए। यानी दोनों के बीच फैसला जो है वो काफ़ी कम किया जाए, अमीरों के बीच और गरीबों के बीच, लगभग सबको एक समान इक्वल करने का बात किया जाता है आपका आर्थिक न्याय में। ठीक है, तीसरा देख सकते हैं आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि राजनीति में लगभग अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, राजनीतिक न्याय में बस यही आपको याद रखना है कि इसमें या ये ना हो कि केवल धनी लोग ही क्या हो राजनीति में प्रवेश करें, यानी छोटे से छोटे और गरीब से गरीब लोग भी क्या हो सकते हैं राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, यानी राजनीति में सबकी भागीदारी हो। ठीक है, यानी सबको शामिल करने का बात की जाती है आपकी राजनीतिक न्याय में। नेक्स्ट हम देखेंगे एकता। वही एकता और अखंडता एक ही बात है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की जा रही है। स्वतंत्रता, अब किस प्रकार की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता से हम याद रखेंगे कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है। तो क्या कौन कौन सी स्वतंत्रता है, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने विचार कहीं भी रख सकते हैं,
आप अपने विचार, आप अपना मत किसी को भी दान कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। दूसरी बात कह रहा है कि अभिव्यक्ति, आप अपनी बातों को कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी के सामने रख सकते हैं। दूसरी बात हम सकते हैं विश्वास, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। यही आपका क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता परिपूर्ण रूप से हमारा संविधान द्वारा यानी ये स्वतंत्रताएं दी जाती है। स्वतंत्रता से आपको ये बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्यक्ति को वे सभी स्वतंत्रताएं दी जाए ताकि वो अपना विकास कर सके। जब हम लोग अपना विकास करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो अगर ये सभी स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जितने भी ये स्वतंत्रताएं हैं हमको अगर मिलती है तो हम अपना विकास करेंगे। और जब हम अपना विकास करेंगे तो इससे क्या होगा, देश का विकास होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता से तात्पर्य यानी व्यक्ति को दी गई वे सभी स्वतंत्रताएं जिससे वो अपना विकास कर सके, और जब अपना विकास करेगा तो राष्ट्र का भी विकास होगा। जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय अगर हमारा बढ़ेगा तो राष्ट्र का राष्ट्रीय देश के अंतर्गत क्या होगा, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को ही सम्मिलित किया जाता है तो राष्ट्रीय आय बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 आप समझ सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा मतलब कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का अधिकार है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, आप समझ सकते हैं कि देश के अंतर्गत 28 राज्य हैं, सबकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, और उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी उनमें क्या है, एकता है। हम सभी यही समझते हैं कि भाई हम अलग नहीं हैं, हम सभी एक परिवार के रूप में मानते हैं। परिवार में एक छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, कोई गोरा भी होगा, कोई काला भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम अलग अलग मत के हैं, अलग अलग विचारधारा हमारी है तो हम अलग अलग हो जाए। इससे स्पष्ट रूप से है, आप समझ, इसका स्पष्ट बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का तात्पर्य यही है कि भाई देश में विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं। विभिन्नताओं में, अनेकता में एकता, आपको याद रखना है। यही है आपका राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, कि विभिन्नताओं होने के बावजूद भी हम में एकता है और एकता को बनाए रखना है। और यही आपका संविधान का क्या है, उद्देश्य है कि हमारा देश है इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जाति के नाम पर देख सकते हैं विभिन्नताएं हैं, क्षेत्र के नाम पर इसकी विभिन्नताएं हैं, भाषाई आधार पर विभिन्नताएं हैं, लेकिन सभी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी यानी एकता को बनाए रखना है, ये संविधान का उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एकता और बंधुता। बंधुता भी वही बात कह रहा है। ठीक है, एकता और बंधुता लगभग सेम है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका प्रस्तावना का कुछ प्रमुख यानी आपके स्रोत हो गए, स्वरूप हो गए, उद्देश्य हो गए, और उद्देश्य के साथ साथ हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, तो इसमें देखिए यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन मोहन गोपालवाद 1957 में प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस 1957 ईस्वी में आपका जो मदन गोपालवाद हुआ था 1957 में, इसमें बोला गया कि भाई संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। और संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से बोला गया है कि संविधान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में, इसमें बोला गया है कि भाई प्रस्तावना को संविधान का अंग इसमें बोल सकते हैं कि नहीं माना गया, और विधायिका जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसमें क्या बोला गया कि भाई 1973 इसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें हम सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। तीन बात आपको याद रखना है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपालवाद 1957, इसमें प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात रखी गई। ठीक है, फिर देखेंगे बेरूबारी यूनियनवाद 1960 ईस्वी में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया और बोला गया कि भाई विधायिकाएं जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। पुनः केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में 1973 ईस्वी में यानी प्रस्तावना को संविधान का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनः यह फैसला आया कि भाई संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, अतः हम इसमें क्या कर सकते हैं, सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं। उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नकारात्मक कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके हम इसमें सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। इसमें जितना अच्छा शब्द है उसको हम जोड़ सकते हैं।
और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखेंगे 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत यानी 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर ये पॉइंट को देखेंगे, आपका संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 ईस्वी में, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को क्या कर लिया गया? जोड़ लिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द नहीं थे? अब मूल संविधान में कौन से शब्द नहीं थे? तो भाई देखिए आप, समाजवादी शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था। या इस प्रकार से हो सकता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। एकता और अखंडता मत कीजिएगा, एकता पहले से था, केवल अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कुछ बात आपको याद रखना है, जैसे संविधान की यानी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, संविधान को यानी प्रस्तावना की कुंजी के भी नाम से जाना जाता है। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र यानी प्रस्तावना में किसने कहा? तो N.A. पालकी वाला, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये संविधान की प्रस्तावना में किसने कहा था? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बोल सकते हैं संविधान की आत्मा भी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहा जाता है। अब देखिए, संविधान की आत्मा से 2 तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बोला गया, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे मानते हैं? अनुच्छेद 32 को। तो केवल क्वेश्चन होगी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो भाषा है यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो ऑस्ट्रिया से लिया गया है, और प्रस्तावना का जो विचार है, तो प्रस्तावना का विचार ये आपका लिया गया है अमेरिका से। ठीक है,